अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं उस्ताद अहमद कसाना। आपको याद है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो जिनको 5वें खलीफ़ा राशिद का मकाम हासिल है, उनके दौर की बात है कि उनके गवर्नर उनको भेजा गया यमन में। उनका नाम था मोहम्मद बिन उरवा। तो वो जब वहाँ पे पहुँचे, तो लोग वही इंतज़ार कर रहे थे कि वो आएँगे और उनका इस्तकबाल किया जाएगा। जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने सिर्फ़ एक जुमला कहा, कोई तकरीर वग़ैरह नहीं की और उन्होंने कहा कि ये जो ऊँट जिसके ऊपर मैं आया हूँ, क्योंकि उनके पास और कुछ भी नहीं था, एक सवारी थी तो ऊँट थी। उन्होंने कहा कि ये मेरी मलकियत है, मैं जब यहाँ से वापस जाऊँगा, इसके अलावा अगर मेरे पास कुछ हुआ तो आप मुझे चोर समझना। तो वही हुआ कि जब वो उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया, यमन में बेहतरीन किस्म की उन्होंने गवर्नेंस की और वहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की वहाँ पे खुशहाली भी लेके आए वो। और वो जब वो जाने लगे, उनको रिकॉल कर लिया गया। तो जब वो जाने लगे तो पूरा यमन जो था वो बाहर आके उनको अलविदा कह रहा था और रो रहा था। और उस दिन भी उन्होंने एक ही जुमला कहा कि मैं जब आया था, तो मैंने आपको बताया था कि यही मेरी एक मलकियत है, इसके अलावा कुछ होगा तो मैं चोर गिरदाना जाऊँगा। तो आप ये देखें कि उन्होंने कहा कि आप लोग गवाह हैं कि मेरे पास इस वक़्त इस ऊँट के अलावा कुछ भी नहीं है। तो वो इसी तरह जब जा रहे थे, तो पूरा यमन जो था वो उनको याद कर रहा था, रो रहा था। और हम लोग हैं, हमें भी अपने हुक्मरानों के बारे में और अपने गवर्नर्स के बारे में, गवर्नेंस के हवाले से इन चीज़ों को सामने रखना चाहिए। और जो लोग भी इस तरह के काम करते हैं, उनको रिहाई मिलनी चाहिए और जो नहीं करते हैं, उनको सज़ा किसी न किसी तरीके से इस तरह मिलनी चाहिए कि उनको आप इलेक्ट ना करें। तो ये तो मैंने एक सिर्फ़ आपको एक याद दहानी के तौर पर, चूँकि इलेक्शंस की अपडेट आ गई भी है, तो उसके हवाले से मैंने आपको बात कही। एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी मुख्तलिफ़ खबरें आ रही हैं। एक तो ये है कि मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई है कि आप इलेक्शंस के बारे में कोई बात इस तरह की नहीं करेंगे नेगेटिव। और उसमें फिर मुख्तलिफ़ जो चीज़ें वो चल रही हैं, पैमरा का नोटिफ़िकेशन भी आ चुका हुआ है। फिर चीफ जस्टिस साहब ने ये भी फरमाया कि वो ज़िया-उल हक साहब को सदर भी नहीं मानते। अब उनके मानने से क्या कानूनी हैसियत उनकी बदल जाएगी? सदर मुल्कत जो थे पहले ज़िया-उल हक साहब, तो इसमें भी ज़रा बात करते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि इलेक्शन की तारीख ना देकर सदर ने फ़र्ज़ पूरा नहीं किया। अब ये भी सूरत-हाल जो है, इसमें उन्होंने एक बात कही है, तो इसको मंतकी अंजाम तक भी पहुँचाना उनका फ़र्ज़ है। अब ये भी सूरत-हाल देखनी पड़ेगी कि क्या इलेक्शन में सबको बराबर सहूलियत मिलेंगी? क्या उनको, जैसे कि कहा जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फ़ील्ड जो है वो मिलने जा रहा है या नहीं मिलने जा रहा है? इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं, इससे रिलेटेड भी दीगर भी इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे और उन तमाम अमूर पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी बड़े भाई जनाब शुएब मरगूब साहब। शुएब साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र शुएब भाई। एक तो मेरा ख़्याल है टू स्टार्ट विद सबसे पहले तो हम ज़रा मुझे यकीन है कि आप भी मेरे जज़्बात के साथ शेयर करेंगे कि ये जो वाक़या हुआ है मियाँ वाली का और दीगर 1-2 जगहों पे जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, उसमें जो जानी नुकसान हुआ है, उस पे हमें शदीद गम है, शदीद गुस्सा भी है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और सारी कौम जो है वो इस वक़्त गम ज़दा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपको भी यही फीलिंग्स हो रही होंगी और आप भी समझते होंगे कि ये चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है और इनका सद्देबाब किया जाना चाहिए। योर कमेंट ऑन इट? जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल इसमें तो ज़ाहिर है कोई दो आरा है नहीं कि ये एक ऐसा इंसिडेंट है जिसमें 2 ममालिक लाज़मी तौर पर मुलव्विस हो सकते हैं, दोनों हमारे हमसाया मुल्क हैं। और एक मुल्क की तो क्या हमें पाकिस्तान के वक़्त से ही ख़्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान 2 लख़्त हो जाएगा, बहुत जल्दी टूट जाएगा और इंडिया में ज़म हो जाएगा। इसी तरह की जो आरएसएस थी उसकी शुरू से ये ख़्वाहिश थी। और आप देखें कि जब हमने कहा कि यहाँ जो 19-20 लाख अफ़गान मुहाजिरीन मौजूद है वो निकल जाए, तो उनके लिंक्स तो थे। ये जहाँ पे अब इंसिडेंट हुए हैं 1-2 ये पहले भी हो चुके हुए हैं, जैसे कामरा का इंसिडेंट था। ये आपको याद होगा कि पहले भी इन्हीं दहशतगर्दों ने जिनके लिंक्स बैरूनी दोनों ताकतों के साथ हमें पता लगा था कि मौजूद हैं, तो उन्हीं ताकतों ने किए थे, तो हम पहले से ही अलर्ट थे। यही वजह है कि ये अंदर तो नहीं घुस सके। देखिए जब कोई जो दुनिया भर में दहशतगर्दी है उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका में भी हुआ, हर जगह पे हो रहा है। आप देखें कि जी इवन अमेरिका में अभी पिछले दिनों एक इंसिडेंट हुआ जिसमें लोगों ने एक आदमी ने एक स्नाइपर की तरह फायरिंग करके बेशुमार लोगों को मार दिया। तो ये इंसिडेंट चूँकि टेररिज़्म जो है वो टेररिस्ट के हाथ में होता है कि उसने कब किस वक़्त अंजाम देना है, तो उसको रोकना कोई इतना आसान नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान की चूँकि अफ़वाज बिल्कुल रेड अलर्ट थी, तो उन्होंने इस इंसिडेंट को रोक लिया और कोई ज़्यादा मतलब ऐसे ही थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, लेकिन जानी नुकसान कोई नहीं और वो सारे के सारे मारे गए, अपना जहन्नुम वासिल हो गए। तो ऐसे इंसिडेंट बहुत अफ़सोसनाक है, लेकिन हम भी इस पे जिसको एक अलर्ट की एक बहुत सीरियसनेस है ना, उस पे हम पहले से ही है।
हमें मालूम था कि चूँकि हम 19 लाख लोगों को वापसी का कह रहे हैं, तो उसमें 2, 4, 6 ऐसे ज़रूर होंगे, जो स्लीपर सेल्स भी होंगे, जो और तरह के सेल्स भी होंगे, ओवरग्राउंड उनके वर्कर्स भी होंगे, तो वो एक्टिव होंगे। और ये अल्लाह ना करे, ये इस पे हमारी जो अफ़वाज हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, ये यकीनी तौर पर उनके भी इल्म में होगा कि ये इन स्लीपर सेल्स के ज़रिए से जो वापसी हो रही है, उसमें मैं नहीं कहता कि सारे के सारे जो है वो टेररिस्ट हैं या बुरे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं उसमें जिन्होंने यहाँ बहुत मेहनत की, बहुत कमाया और उनका पाकिस्तान की तामीर में एक बहुत बड़ा हिस्सा भी है। और खुद हमारी हुकूमत भी चाहती है कि इनमें से वो लोग जो वापस जा रहे हैं, वो पासपोर्ट लेकर बिल्कुल जायज़ तरीके से पाकिस्तान आ जाएँ। हमें उसमें कोई इतराज़ नहीं है, ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, उसका ये एक ओपिनियन है। तो इसमें चूँकि आर्मी बहुत ज़्यादा अलर्ट है और इस पे वो पूरे तौर पर ये देख रही है कि कहाँ-कहाँ से लोग वापस जा रहे हैं और कहाँ-कहाँ पे किस तरह के इंसिडेंट हो सकते हैं। तो आप देखें कि हमने जैसे ही कोई इंसिडेंट हुआ, उसकी फ़ौरन जवाबी एक्शन हुआ और जवाबी एक्शन में बहुत सारे मारे भी गए। तो हाँ, 9 भी मारे गए, जी, इस 3 भी मारे गए, तो मुख्तलिफ जगहों पे इनके जो हलाक शुदगान हैं, उनकी तफ़सीलात भी थोड़ी बहुत सामने आती रहती हैं। लेकिन बहुत सी हाँ, इंसिडेंट जो रोके जा रहे हैं, देखिए हमारे सामने सिर्फ़ वो आ रहे हैं जो वक़ूफ़-पज़ीर हो गए, जो हाँ। अपना जो रोके जाते लेकिन हैं वो नहीं आ सकते। इसके अलावा बेशुमार इंसिडेंट ऐसे हैं जो नाकाम बनाए जा रहे हैं, जिनकी गवर्नमेंट या कोई इदारा हमें बताता नहीं है, क्योंकि इसमें भी सिक्योरिटी पस मंज़र होता है और हमने उनको ट्रेस करना होता है, उनके पूरे जो एक नेटवर्क है उसको तोड़ना होता है। नेटवर्क को तोड़ने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि आप चीज़ों को खुफ़िया रखें। और हमारा मीडिया चूँकि बहुत सी चीज़ों को एकदम ही मंज़र यहाँ पे ले आता है, तो उससे जो उनके स्लीपर सेल या ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं, वो सारे भाग-भूग जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं और क्राइम को रोकना मुश्किल हो जाता है। आप देखें कि सही बात। टेररिस्ट का जहाँ भी होता है, अमेरिका में देख लें, कहीं भी देख लें आप, तो वो टेररिस्ट का बायोडाटा, उसका सीवी फौरी तौर पर डिक्लेयर नहीं करते। अभी तक हमें वो पूरे लोग मालूम नहीं है जिन्होंने अमेरिका में फायरिंग की। इवन आपका 9/11 का पूरा बायोडाटा हमारे पास मौजूद नहीं है। बस यही है कि वो थे, कहाँ पढ़े, कुछ नहीं हमें मालूम। वो जान के नहीं ठीक, बताते ताकि अगर कोई हो तो वो उनको पकड़ लें। तो बिल्कुल ठीक, ये एक इंतहाई अफ़सोसनाक ठीक। है, लेकिन ऐसे इंसिडेंट फ्यूचर में नहीं होंगे, क्योंकि हम पहले से भी अलर्ट हैं और बहुत से नाकाम भी बना रहे हैं। चलो, इंशाल्लाह। अच्छा, आप ज़रा आ जाएँ जी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। ये जो बातें चल रही हैं और ख़ास तौर पे जो मीडिया गैग ऑर्डर जो है वो तकरीबन हम देख रहे हैं कि शुरू हो चुका हुआ है, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो पैमरा का नोटिफ़िकेशन है, ये भी आ चुका हुआ है और वो पैमरा कह रही है जी जनरल इलेक्शन 2024 के इनेकाद के हवाले से मीडिया कवरेज से मुतल्लिक हिदायत जारी करते हुए तमाम सैटेलाइट टीवी चैनल्स को हिदायत की है कि वो खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों और प्रोग्राम्स नशर करते हुए पैमरा ज़ाब्ता अखलाक 2015 पर अमल दरामद यकीनी बनाएं और इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से क्या सराहियों और मनफी रिपोर्टिंग से ग्रेस करें। अब इस तरह की जो चीज़ें हैं अभी उन्होंने जिक्र ही किया था और पैमरा ने शाह से ज़्यादा शाह से वफादार होने का एक मुजाहरा करते हुए फ़ौरन ही नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या मीडिया वाक़तन खामोश हो जाएगा किसी हवाले से, कोई तारीख के हवाले से, या वैसे भी इलेक्शंस के बारे में कोई एस्पर्शंस कास्ट नहीं कर सकेगा, कोई बात नहीं कर सकेगा? और इलेक्शन के जो हवाले से जो कैंपेन्स चला करती हैं, ट्रांसमिशंस चला करती हैं, वो भी नहीं हो पाएँगी अब इस दफ़ा? जी सर, देखें कुछ बिल्कुल बड़े वेग से डिसीजंस आ रहे हैं जिसका टारगेट कोई नहीं है। देखें, या कंप्लेनेंट होता है या डिफेंडेंट होता है कि एक आदमी शिकायत कर रहा है वो है, दूसरा आदमी जिसके खिलाफ शिकायत है वो है। तो ये जो ऑब्जर्वेशनें आई हैं, इसमें ना कोई शिकायत कुनिंदा है और ना कोई ऐसा पर्टिकुलर ख़ास तबका है या लोग हैं जिनको टारगेट बनाया गया। अब देखें कि जी एक एक बड़ा वेग सा ऑर्डर जारी हो गया कि मनफ़ी रिपोर्टिंग ना हो। मनफ़ी की डेफिनिशन क्या है? अभी तक यूनाइटेड नेशन के 196 मुल्क मिलकर ये डिफाइन नहीं कर सके कि टेररिज्म क्या है। अभी आप देखें कि जो कुछ फ़लस्तीन में हुआ, जो कुछ इज़राइल ने किया और जो कुछ हमास ने किया, उस पर अभी तक लोग डिवाइडेड हैं कि टेररिज्म है क्या? कि जी आया कि हमास ने जो कुछ किया वो टेररिज्म है, उसको आधी दुनिया कहती है कि टेररिज्म नहीं है, 120 मुल्कों ने उसको सपोर्ट कर दिया है, सीज़ फायर को। तो अभी तक हम टेररिज्म को जो डिफाइन नहीं कर सकते, तो मनफी रिपोर्टिंग को तो हम बिल्कुल ही डिफाइन नहीं कर सकते। लिहाजा ये भूल जाएँ कि मनफी रिपोर्टिंग क्या है। अच्छा, अगर मनफी रिपोर्टिंग से इदारों की या किसी की ये मुराद है कि कोई ये ना कहे कि इलेक्शन ही होंगे, तो ये चलें ठीक है, किसी हद तक के ना होंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये प्ली किसने की थी? अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों ने इस चीज़ पर एतराज़ उठाया था कि 2 जजों ने जो इलेक्शन का टाइम फ्रेम निकलने की बात साबिक चीफ जस्टिस को भेजी, वो गलत थी, क्योंकि वो मुकदमा उस तरह का उनके ज़ेर बहस नहीं था पंजाब में इलेक्शन का, ज़िमनी इलेक्शन का। पंजाब में जो सॉरी इलेक्शन होने थे असेंबली टूटने के बाद। तो जब उनके ज़ेर बहस नहीं था, तो उन्होंने वो पॉइंट क्यों रेज़ कर दिए? इस पर आप देखें ना कि जो इस वक़्त भी चीफ जस्टिस हैं और इस वक़्त जो उनके करीब जजेस समझे जा रहे हैं, उन्होंने भी इतराज़ लगाया कि उन 2 जजों ने अपनी पावर से एक्सेस किया।
اب سوال یہ ہے کہ ان کے اس بینچ کے روبرو یہ معاملہ تھا ہی نہیں کہ الیکشن کو منفی قرار دینا ہے، الیکشن میں کو ہونے نہ ہونے کے بارے میں کوئی شبہات پیدا کرنے یا نہیں کرنے، یا میڈیا کا کیا رول ہونا چاہیے، یہ اس بینچ کے روبرو کوئی ایسی درخواست نہیں تھی، کوئی ایسا اس کے روبرو ایک اپیل نہیں تھی جس کے جواب میں یہ فیصلہ آیا ہے. تو یہ فیصلہ جیسے ہوتا ہے نا از خود نوٹس، یہ فیصلہ از خود ڈسکشن ہے. ایک تو ہے نا 184(3) میں ہاں یہ از خود ہاں نوٹس ہاں تین لوگ جج بن گئے. اب یہ از خود ہی ایک مائنڈ میں چیز آئی اور اس پہ انہوں نے ایک فیصلے کا اظہار کر دیا کہ یہ آبزرویشن دے دی. ابھی تک چونکہ اس کا تحریری فیصلہ میں نے نہیں دیکھا، نہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوا ہے، نہ کسی کارنر سے وہ مجھے ملا بھی. ہم اس کی کیونکہ بہت سی چیزیں جب آبزرویشن میں آ جاتی ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ فیصلے میں لکھی بھی ہو. ابھی یہ فیصلہ لکھا ہوا ویب سائٹ پہ اپلوڈ نہیں ہوا، ہمیں نہیں معلوم کہ اس میں کیا چیز موجود ہے اور یہ ایگزیکٹ ورڈ سپریم کورٹ کے کیا تھے، اور جس پر نہ ابھی انہوں نے ایک وربل. جی. اس میں جو اور بیسیکلی اس پر ایک جو رپورٹ ہوا ہے جو وربل آپ کہہ رہے ہیں، وہ مطلب اس میں ایک تو انہوں نے یورپین پارلیمنٹ کی ایک ریسرچ کا بھی حوالہ دیا ہے جس میں انہوں نے کہا جی کہ غلط معلومات پھیلانے سے ادارے جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں عدم اعتماد پیدا ہوتا ہے، اور اسی حوالے سے شفاف انتخابات میں بھی حرف آ سکتا ہے. تو یہ جو ایسا لگتا ہے جیسے اسمپشنز کر رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے وہ الگ بات ہے. تو کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ کچھ دیکھ لیتے اور اس طرح کے آرڈرز کرنے سے پہلے اور کیمرہ وغیرہ کو موقع دینے سے پہلے کچھ دیکھ لیتے کہ کچھ ہوا ہے اس بارے میں یا نہیں ہوا ہے؟ نہیں، پیمرا کو تو موقع نہیں دینا. پیمرا تو پہلے براق پہ بیٹھا ہوا ہے کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ شاہ سے زیادہ شاہ سے وفادار، تو وہ براق پہ بیٹھا ہوا ہے کہ فوراً ہی وہ اس سے آگے نکل گیا ہے. ابھی تو دیکھیں ہمارے سامنے یہ بھی نہیں ہے کہ یورپین پارلیمنٹ نے ایگزیکٹلی کیا ورڈز کہے. دیکھیں نا، یہ تو ساری ایک خاص لوگوں کی آبزرویشن ہے کہ یہ چیز یورپین پارلیمنٹ نے کی، لیکن ایگزیکٹلی یورپین پارلیمنٹ کے الفاظ ہمارے سامنے نہیں ہیں. اس لیے کم از کم میں تو یورپین پارلیمنٹ کے اس پہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یورپین پارلیمنٹ گفتگو پہ کبھی پابندی نہیں لگاتی، اظہار رائے پر وہ کبھی پابندی نہیں لگاتی. اور ابھی آپ دیکھیں کہ جو مذہبی مقدس کتابوں کی توہین کا معاملہ ناروے میں، اسکینڈینیوین کنٹری میں چل رہا ہے، اس میں بھی وہاں پہ یہ چیز آڑے آ رہی ہے کہ یہ اظہار رائے پر پابندی ہو رہی ہے. ابھی ڈنمارک وغیرہ اس پہ پابندی لگا. اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ یورپین پارلیمنٹ نے ایسا کوئی جملہ ایگزیکٹلی جیسا پاکستان میں انٹرپریٹ کیا گیا ہے کہ شکوک و شبہات پیدا کرنے سے ادارے ہوتے ہیں، تو کہاں ہوگا یہ. لیکن یورپین پارلیمنٹ کو بھی اگر چھوڑ دیا جائے سہیب بھائی، تو مجھے یہ بتائیں جی کہ ہمارے آرٹیکل 19 کا کیا بنے گا جو کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے اور بڑا انٹیگرل پارٹ ہے اس کا، جو کہ آزادی اظہار رائے کی ہمیں یقین دہانی کرواتا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ جی ہاں بالکل. آرٹیکل 99 تو دیکھیں پہلے ہی آرٹیکل 14 سے 9 سے 14 اور اس کے بعد 19 اور میں کہتا ہوں 199 بھی، یہ سارے آرٹیکل اس وقت بلڈوز ہو چکے ہیں. یہ ایسے ہیں جیسے کسی نے واشنگ مشین میں ڈال کے کپڑوں کو دھو دیا ہو. تو یہ سارے آرٹیکل جو ہیں ان کی بڑی واشنگ ہو رہی ہے کہ یہ ان کو کس طریقے سے موجودہ سوسائٹی پر فٹ کیا جائے. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی آئین میں یہ لکھا ہوا یہ ایک بڑی اب فیک سی چیز ہے. اور کم از کم مجھے کوئی کہے کہ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے تو مجھے ہنسی آئے گی اور رونا بھی آئے گا. کہ ہنسی اس چیز پہ آئے گی کہ آئین ساز یعنی پیپلز پارٹی خود اس چیز کو انڈورس کر رہی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بالکل آئین کے مطابق ہو رہا ہے. اور ہماری جو لیگل فریٹرنٹی ہے وہ اس قدر ڈیوائیڈڈ ہو چکی ہے کہ وہ آدھا طبقہ ایک طرف ہو گیا، آدھا طبقہ ایک طرف ہو گیا، اور دونوں طرف کے طبقے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آئین کے ساتھ ہیں. اور آئین تو مطلب اس وقت میں بالکل ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ پاکستان میں آئین کی اس وقت 19 تو کیا آئین کا کوئی بھی. دیکھیں آرٹیکل 25 ہے، ایجوکیشن کا ایکول رائٹ دیتا ہے، کس کو مل رہا ہے؟ آرٹیکل ایسے ہیں یہاں پہ کہ جو صحت اس کے روزگار کے مساوی روزگار کے دیتے ہیں. آرٹیکل 9 سے 14 تک قانون کا مساوی اطلاق دیتا ہے. کہاں ہو رہا ہے قانون کا مساوی اطلاق؟ تو قانون دیکھیں نا، کسی کے لیے کچھ اور ہے، کسی کے لیے وی آئی پی طریقے سے قانون کسی کے گھر پہنچ جاتا ہے، اور قانون کسی کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتا ہے. اور حالت یہ ہوئی ہے کہ جو جیل میں ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ تو کورٹ میں اپیئر نہیں ہوا لہذا تیرے خلاف فیصلہ دے رہے ہیں. اب یہ مطلب ایک ایسا قانون میں نے تو دنیا میں نہ کہیں دیکھا نہ سنا کہ جی وہ قانون جو ہے وہ اس طریقے سے اپنا راستہ لے رہا ہو. قانون جو ہے نا اس وقت وہ بختربند گاڑی پہ سوار ہے جو پولیس کے پاس ہے. وہ بختربند گاڑی پہ سوار ہو کے کبھی کسی گھر کا دروازے کی دیواریں توڑ دیتا ہے، گھر کی دیواریں توڑ دی، کبھی وہ کسی کے گھر میں پھلانگ جاتا ہے. وہ عمران خان کے گھر میں بھی پھلانگ گیا تھا. تو قانون اس وقت ایک ایسی گاڑی پہ سوار ہے جس کو روک کوئی نہیں سکتا. اور قانون میں دیکھیں نا، اب اس وقت جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ وہ پرولونگ کر گئی، تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اپنے اس 9 مہینے 6 مہینے 8 مہینے کے عرصے میں جو ثابت کیا اس کو دیکھ کے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ نگران ہے، یہ غیر جانبدار ہے یا یہ جانبدار.
تو اس کا فیصلہ اچھا قوم نے کرنا ہے جی اچھا یہ صدر اور مملکت کے بارے میں بھی جو بات ہوئی ہے اس کے بارے میں چاہوں گا آپ ذرا تھوڑا سا کامنٹ کریں کہ ان کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی صدر مملکت جو تھے وہ 90 روز میں انتخابات کے انعقاد کے لیے تاریخ دینے کے پابند تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھیے یہ بھی دیکھا کہ الیکشن ایکٹ جو ہے 2017 کا اس کا سیکشن 57 بھی ایک جو ہے وہ بھی اس میں ظاہر ہے وہ بھی آیا ہوا ہے، تو وہ بھی کلیش ہے اس کا بھی تو کچھ نہ کچھ فیصلہ ہونا چاہیے تھا نا۔ جی بالکل دیکھیے سپریم کورٹ کے فیصلوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ ایک ترمیم اسی پارلیمنٹ کی ایکسپٹ کر رہے ہیں اور دوسری ترمیم کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ ایک ترمیم یہ تھی کہ جس کے تحت سو موٹو لینے کا اختیار 3 رکنی سینئر ججوں کو دے دیا گیا ان کے ممبر کی کمیٹی کو، یہ تو سپریم کورٹ نے مان لیا اور سو موٹو ایکشن ختم ہو گئے اور اس کے بیس پہ فیصلے بھی ختم ہو گئے۔ اس کے بعد جو دوسرا فیصلہ تھا جس میں اپنا الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے کا اختیار الیکشن کمیشن کو دے دیا گیا تھا، وہ نہیں مان رہے کیونکہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ اب ہے کہ صدر نے تاریخ دینی ہے، اٹ مینس کہ سپریم کورٹ نے انڈائریکٹلی اس فیصلے کو نہیں مانا، یعنی سپریم کورٹ نے خود جس کو لوگ کہتے ہیں سپریم کورٹ کے کچھ ججز بھی کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، اس سپریم کورٹ کی وہ والی ترمیم نہیں مانی جس میں الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کو دیا گیا تھا، یہ تو طے ہوگی بات۔ اب جو آپ نے بات کی کہ سپریم کورٹ نے یہ بھی آبزرویشن ایک دی کہ صدر نے جو ہے وہ اپنا، چونکہ ہم بات کریں ابھی اخبار کے جو خبریں چلی ہیں اس کے بیس پہ کہ انہوں نے اپنے جو تھے اختیارات پورے استعمال نہیں کیے یا فرض ادا نہیں کیا یا جو بھی اس طرح کی چیز، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے تو وہ اس زمانے کے حالات کو دیکھے، اور چونکہ صدر مملکت کو سنا ہی نہیں گیا، قانون میں نے کوئی ایسی شک نہیں دیکھی جس میں کسی کو سنے بغیر کوئی فیصلہ سنا دیا جائے۔ اب یہ اس وقت چونکہ سو موٹو سنو بغیر فیصلے چل رہے ہیں نا، سو موٹو جو فیصلے چل رہے ہیں وہ سنے بغیر بیاناتی سو موٹو جو چل رہے ہیں، اس سے ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہوگی کہ اب صدر کے بارے میں آبزرویشن دے رہے ہیں جو ملک کا سپریم کمانڈر ہے، تو جب سپریم کمانڈر کو دوسرا ادارہ کوئی ڈیگریڈ کرے گا تو اس کے نیچے جو کمانڈ میں لوگ موجود ہیں وہ اس کی کمانڈ کو کیسے ایکسپٹ کریں گے؟ میں بھی کیسے ایکسپٹ کروں گا جب میں یہ سمجھوں گا کہ میرے سپریم کمانڈر نے اور ملک کے اپنا صدر نے ایک کانسٹیٹیوشن وائلیشن کی اور یہ ایلیگیشن ان پر اس طرح لگا کہ ان کو سونا بھی نہیں گیا۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے 2 صوبوں میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا تو جب الیکشن کمیشن نے ان پر عمل نہیں کیا اور ہائی کورٹوں میں بھی یہ مسئلہ الجھا رہا، تو میں یہ سمجھتا ہوں اور میری ایک اپیل بھی ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے کہ وہ اس پر ایک بڑا ایکشن لیں۔ بڑا ایکشن سے مطلب کہ وہ یہ دیکھیں کہ کیا ہائی کورٹ نے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کی اگر انہوں نے فیصلہ نہیں سنایا جو فائنل فیصلہ دینا تھا، یا کیا اس پر جو الیکشن کمیشن ہے اس نے وائلیشن کی یا اس پر گورنر کے پی کے نے وائلیشن کی جس نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرانا تھا مل کے اپنا الیکشن کمیشن سے۔ تو اگر سپریم کورٹ اس پہ بڑا بینچ بنا کر کوئی بڑی تفصیلی فیصلہ نہیں دے گی تو یہ معاملہ الجھاؤ کا شکار رہے گا، اور میری تو یہ اپیل ہے خاص طور پر جوڈیشل جو بھی لوگ ہیں ان سے کہ وہ کسی کو سنے بغیر کوئی رائے نہ دیں، جیسے سنے بغیر پمرا کو ایک ڈائریکٹو دے دیا گیا اور پمرا نے سنے بغیر ڈائریکٹو مارکیٹ میں دے دیا۔ اچھا یہ ساری اچھا چیزیں جو پمرا نے اختیار کی، یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ جو ان میں بنی ہوئی ہے کہ انٹرسٹ کی جو کونسل دیکھتی ہے کہ کمپلینٹ اگر میں نے کی تو اسی کے پاس جاتی ہے، تو وہ دیکھ کے تو ہاں اب وہ سوری ہاں اب وہ چونکہ وہ اس میں ریلیونٹ ہو گئی، اس کے تو پاس کیس گئی کوئی نہیں، شکایت ہی کوئی نہیں گئی، تو اس کا فیصلہ ہو گیا جس کی شکایت ہی نہیں گئی، تو یہ بڑی ایک ویک سچویشن پیدا ہوگی تو آبزرویشن سے، اب اس میں جو صورتحال بنے گی، جو پریکٹیکل سچویشن بنے گی وہ کیا بنے گی؟ مثلا آپ نے ساری عمر الیکشنز کو کور کیا ہے، الیکشنز کا ایک ٹیمپو بنتا ہے، اخبارات میں ایڈیشن شروع ہو جاتے ہیں، رپورٹنگ شروع ہو جاتی ہے، ہم لوگ ٹی وی پہ جو تھے وہ ٹرانسمیشن شروع کر دیتے تھے، تو کیا اس دفعہ ٹرانسمیشن وغیرہ یا اس طرح کا جو سلسلہ ہے اس کی بجائے کوکنگ شوز ہوا کریں گے؟ کیا ہوگا؟ جس روز یہ فیصلہ آیا تو اس روز میں نے خاص طور پر چینلز دیکھے، میں اگر دیکھوں کر کے آ رہے ہیں تو جیو پہ جو پہلے 4 منٹ تھے اس میں الیکشن کی خبر ہی کوئی نہیں تھی، تو باقی چینلز کا حال بھی یہی تھا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو الیکشن کمپین ہے وہ منیمائز ہو جائے گی اور جو الیکشن ایشوز ہیں وہ شاید دب جائیں گے۔ ابھی چونکہ منفی رپورٹنگ بڑی ویگ اور بڑی اس کے بڑی ڈائمینشنز ہیں اور بڑے ایفیکٹس ہوں گے، تو اگر سپریم کورٹ ڈیفائن نہیں کرے گی کہ منفی رپورٹنگ سے ہماری مراد کیا ہے، تو اس وقت تک پمرا جو ہے وہ منفی رپورٹنگ کو اس اینگل سے لیتی رہے گی کہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ چھپنے نہ پائے، فلانے کا کینڈیڈیٹ نہ نشر ہونے پائے، وہ تو اس پہ تو مقدمے بنے ہوئے وہ نہ نظر آنے ہوئے۔ اب منفی رپورٹنگ کو ڈیفائن نہیں ہوئی، اس لیے اول تو کورٹ کو یہ ڈیفائن کرنا چاہیے کہ منفی رپورٹنگ سے اس کی مراد کیا ہے۔
दूसरा ये है सर कि जी। जो इलेक्शन कैंपेन है, उसके बारे में पिमरा को भी कोई दायरा-कार मुतय्यन करना चाहिए कि ये चीज़ें नशर हो सकती हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी अभी तक कोई दायरा-कार अनाउंस नहीं किया। मैं ये समझा हूँ इस सारी सूरत-ए-हाल से कि लो प्रोफाइल में रखना चाहते हैं ये इलेक्शंस को। लो प्रोफाइल में रखेंगे तो इनको मॉब नज़र नहीं आएगा। ये चाहते हैं कि मॉब किसी को नज़र ना आए और ये पता ना लगे कि अगर एक पार्टी को, नून को, किसी और पार्टी को बहुत ज़्यादा वोट पड़ गए तो समझ में ना आए कि कैसे पड़ गए हैं। तो आप फिर इसका मतलब है कि मेरी अदलिया बात का इस्तेमाल मतलब हो तो रही समझ है रहे हो एग्ज़ेक्टिव के ना? हाथों? हाँ, एग्ज़ेक्टिव के हाथों, बल्कि अदलिया जो है वो एक लाइन में है, जिसको कहते हैं ना एक पेज पर है। देखिए इस वक़्त जो रूल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में वो इनडायरेक्टली उन्होंने सदर को पे एक जुमला कसा, अगर आइन की वायलेशन का कोई जुमला इससे मिलता-जुलता आ जाए तो ये कोई छोटी बात तो नहीं है। देखिए ना, मेरे नज़दीक तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि एक आदमी वो मुल्क का सदर है, मेरे बारे में जो मर्ज़ी कह दे कोई, इवन सेशन जज भी कह दे तो वो बहुत हाँ, असर रखेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सदर के बारे में कहने का इम्पैक्ट ये हो रहा है। तो और वो हाँ, भी सुने बगैर। तो ना उनके वो पास भी कोई सुने बगैर। केस था और एक बड़े डिफरेंट केस में डिफरेंट रिमार्क्स, तो जो उस अच्छा, केस से ताल्लुक नहीं रखते। इसी तरह का सिलसिला हमने हुदैबिया पेपर मिल्स में भी देखा था। उस केस में भी जो यही काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो गैग ऑर्डर जारी कर चुके हुए हैं। तो फिर इस तरह की जो ऑब्ज़र्वेशंस हैं जो अभी ख़ास तौर पे अभी जो आज हम पढ़ रहे हैं, इसका किसको फ़ायदा पहुँचेगा? या ये ब्लैंक चेक्स जो है ना, ये हमें नज़र आ रहा है कि एंटी पीटीआई जितनी भी लॉबी है, ये ब्लैंक चेक्स उनको दिए जा रहे हैं। ये एक ऐसे मतलब सहूलतें हैं जो एंटी पीटीआई सबको दिए जा रहे हैं, क्योंकि मनफी से मुराद पीटीआई है। इस वक़्त जो हमारा हाँ, एक माइंडसेट बनाया जा रहा है, मेरे समेत सबका एक माइंडसेट बनाया जा रहा है, वो ये कि पीटीआई को मनफी चीज़ है। और दूसरा माइंडसेट ये बनाया जा रहा है कि सबको यकसा सहूलतें हासिल हैं, जो आपने शुरू में बात की थी। हाँ, तो अब ये 2 माइंडसेट क्रिएट किए जा रहे हैं कि अपना पीटीआई मनफी, तो उसकी जो कवरेज है वो ज़ीरो है। आप देख लें कि किसी चैनल पे पीटीआई की कवरेज नहीं है। अच्छा, हाँ, हालत ये है कि जो फॉरेन मीटिंग होती है वो भी अरेस्ट हो जाते हैं कि ये करने वाला इश्तिहारी है। अब सर इश्तिहारी है तो कोर्ट गिरफ्तार करे, पुलिस उसको जलसा करने की इजाज़त देती है, बाद में 4 महीने भेज के जो जलसे में शरीक हो तो हाँ, उनको अरेस्ट कर लेती है। ये तो कोई, देखिए इंडियन पार्लियामेंट में 40% लोग भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ऐसे इलेक्ट हो गए जिन पर केसेस थे। क्रिमिनल्स, हाँ, क्रिमिनल्स। 40% लोग। बास पार्लियामेंट में 33, अखबार में 33, बाद में 40, और बास जमातों के इससे भी ज़्यादा जो है वो 50% हो गए कि अगर 2 इलेक्ट हुए तो 1 पे केस है। तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर जारी किया कि ये वेबसाइट पर डाटा अपलोड किया जाए, और इवन जो इनका इंटीरियर मिनिस्टर था उस पे भी 4-5 मुकदमे थे, अमित शाह साहब। तो खुद मोदी साहब पर भी थे, जो गुजरात फाइल्स बनी हुई थी। तो ये सारे मुकदमे जल्दी उन्होंने, जो उनके जजेस आए उनके ज़रिए से खत्म करवाए। तो जब तक किसी पे जुर्म साबित नहीं होता वो सत मासूम है। जो पाकिस्तान और जो हमने अंग्रेज़ों से लॉ लिया हुआ है वो तो यही कहता है। तो जी, इस वक़्त जी। जितने भी लोग जेलों में हैं, जिन पर मुकदमे चले ही नहीं, ये भी हुँ, देखें एक कानून का अलमिया है। इंडिया में इस पर बड़ी बहस हो रही है, और इंडियन जो चीफ जस्टिस हैं उनको ऑक्सफोर्ड में और हार्वर्ड में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब उनसे पूछा गया कि भाई आपकी जेलों में तो एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की जिन पर 5-5 साल तक मुकदमे चले ही नहीं। ऐसी तादाद है लोगों की जिन पर जुर्म ही साबित नहीं हुआ और वो 20-20 साल से जेलों में हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने, जो रमन्ना थे साबिक चीफ जस्टिस, उन्होंने इंडिया वापस आकर ये ऐलान किया कि हम यूएपीए जो उनका एंटी टेररिस्ट लॉ है उसको हम खत्म कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जो शिक है वो कॉलोनियल शिक है। जब तक में जो कॉलोनियल लॉज आप देखिए हमने भी एकदम जिंदा कर दिए। यहाँ पे बहुत सी गिरफ्तार को कॉलोनियल लॉज कहा जाता है। तो मेरा तो देखें ये मानना है कि इन चीज़ों को बिल्कुल शिफ़ाफ़ होना चाहिए, सारी ये एक सबके सामने आना चाहिए कि मनफ़ी लेकिन ये डिफ़ाइन ऐसी करें। ऐसी बातें हो क्यों रही हैं? ऐसी बातें हो क्यों रही हैं? अभी देखिए ना सदर मुमलिकत हमारे एक और भी गुज़रे हुए हैं जनरल ज़ियाउल हक साहब। अब जो भी है वो सदर रहे हैं। अब वो चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं मैंने नहीं मानना वो सदर बिल्कुल थे ही नहीं। अब इसका क्या किया जाए? इसकी कानूनी पोज़ीशन क्या होगी? अब इसकी कानूनी पोज़ीशन तो सबसे पहले आर्मी को उनकी पेंशन बंद करनी चाहिए जो बतौर सदर दे रहे हैं। तो वो हुँ, देखो ना, बतौर सदर उनकी फैमिली को कोई पेंशन, कोई मुराद मिल रही होंगी, वो सारी ज़ब्त करें कि चीफ जस्टिस साहब ने फरमा दिया है कि वो तो सदर है ही नहीं।
अच्छा मैं देखें मैं ये बात कहूँ कि मैं फलानी को सदर नहीं मानता, मैं उसको गवर्नर नहीं मानता, मैं उसको रोज़ कह रहे होते सियासतदान कि इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म नहीं मानते थे, भुट्टो को पूरी पीएनए वज़ीर-ए-आज़म नहीं मानती थी, तो ये बयानात सियासत में तो चलते हैं। लेकिन आइन में जब आप आ जाते हैं और जब आप किसी आइनी मनसब पे आ जाते हैं, जिनके केसेस को आपने डिफाइन करना है, जिनके केसेस को आपने डिसाइड मेरा करना है। हाँ, अब कल तलाक फ़र्ज़ कीजिए कि इजाज़ उल हक साहब या उनकी फ़ैमिली का कोई और मेंबर ज़िया उल हक साहब की फ़ैमिली को पहुँचने वाले नुकसान का प्ली लेके आती है, तो वो क्या कहेगी? वो तो यही कहेंगे कि मेरा केस चीफ़ जस्टिस साहब ना सुने क्योंकि वो पहले से ही माइंड दे चुके हुए हैं कि वो तो उनको सदर ही नहीं मानते। तो देखें ये ऑब्ज़र्वेशनें ऐसी जो है ये कानून में मुझे नहीं पता कि क्या गुंजाइश है, क्या नहीं है, लेकिन देना नहीं चाहिए। क्योंकि माइंड अपना अगर जज ज़ाहिर कर देगा तो यही तो 2 जजेस पे के बारे वो में तो कहा वो गया तो था कि उन्होंने वो तो कि वो वो तो शोएब भाई हम निकले बहुत हैं। ज़्यादा देख रहे हैं कि वो तो इतना ज़्यादा माइंड अपना दे रहे हैं कि उनके बल्कि वो टॉन्ट कर रहे होते हैं मुख्तलिफ लोगों को, पर्सनल लेवल पे जाके टॉन्ट कर रहे होते हैं। तो ये तो इस तरह तो मेरा ख्याल है वो हर चीज़ के मामले में अपना माइंड पहले ही दे देते हैं, फैसला करने से पहले ही। जी हाँ, बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि पहले था सुओ मोटो एक्शन 18343 के साथ और अदालत में कागज़ी कार्रवाई होती थी। अब ये है सुओ मोटो ज़ुबानी एक्शन, जिसमें ज़ुबानी कार्रवाई चल रही है और केस के दरमियान एक नया केस खुल के उसकी कार्रवाई बयानात की शक्ल में नमूदार हो जाती है, हमारे सामने आ जाती है। तो ये बड़ा डेंजरस मैं इसको अदालती नुक्ता-नज़र से डेंजर समझता हूँ। देखिए ज़िया-उल हक की पेंशन के बारे में मैंने पेंशन का रेफ़रेंस इसलिए दिया कि इस तरह का केस कई बरस पहले अदालत ओहो! जी, शोएब भाई आपको आवाज़ आ रही है? हेलो? सिग्नल में कुछ प्रॉब्लम हुई है, फ्रीज़ हुआ है सिग्नल। शोएब भाई आप कोशिश करें कि दोबारा अगर आप आ सकते हैं जॉइन कर लें, तो मैं आपको वेट कर रहा हूँ, आप मुझे दोबारा जॉइन कर सकते हैं। तो बेसिकली शोएब भाई हैं, वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये जो अपना माइंड कोई जज जो है वो पहले ही अगर दे दे, तो उसमें फिर आदमी क्या कर सकता है? वो तो इसका मतलब है कि वो बायस्ड है। वो तो अपना फैसला देने के लिए पहले से ही माइंड बना चुका है, तो फिर आर्गुमेंट्स पूरी एक कार्रवाई करने की क्या ज़रूरत है? तो ये जो सूरत-हाल है, ये मेरा ख़्याल है चीफ़ जस्टिस साहब को अंदाज़ा होना चाहिए कि वो चीफ़ जस्टिस हैं। वो सिर्फ़ एक जज नहीं है, वो उनकी वजह से पूरा जो कोर्ट का एक माहौल है, वो अफ़ेक्ट होता है। पर्सनल लेवल पे भी लोगों के साथ हमने देखा है कि वो पर्सनल हो जाते हैं, उनको टॉन्ट भी करते हैं, उनके साथ अ, एक एक शिद्दत पसंदी का जो रवैया है, एक तुर्शी का जो रवैया है, तल्ख़ी का जो रवैया है, वो हमें नज़र आना शुरू हो जाता है। तो मेरा ख़्याल है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और शोएब भाई अभी तक नहीं आ पा रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है कि सिग्नल का कुछ इश्यू हुआ है। लेकिन जो चीज़ें हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो यही है कि ये जो सूरत-हाल है इसमें एक तो ये है कि जो निगरान हुकूमतें हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि उनका अब क्या स्टेटस है क्योंकि ये निगरान तो है नहीं। ये तो पंजाब गवर्नमेंट को देख लें, आप केपी के गवर्नमेंट को देख लें, वो कितने महीनों से वहाँ पे बैठे हुए हैं और ये बहुत बायस्ड हैं। आप इनकी इनकी स्टेटमेंट्स देख लें, इवन जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं निगरान उनकी आप स्टेटमेंट्स देख लें, वो किस तरीके से पीटीआई और पीटीआई के चेयरमैन के हवाले से बातें करते हैं। अजीब तरह की उनकी स्टेटमेंट्स होती हैं, तो ये निगरानों का तो ये काम नहीं है कि वो साइड्स लें। तो ये इस वक़्त हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही बड़ा मसला बना हुआ है, जो कि किसी भी सूरत में हाल में हमारे लिए मुनासिब नहीं है। तो प्रोग्राम को यहीं पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा और जिन-जिन लोगों ने भी प्रोग्राम देखते हैं हमारा, वो ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी किया करें, कमेंट भी किया करें, लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें क्योंकि इसी तरह हम अपनी जो बात है वो आगे तक पहुँचा सकते हैं। क्योंकि ये आजकल के ज़माने में जहाँ पे इतने गैग ऑर्डर्स शुरू हो चुके हुए हैं और मीडिया पर पाबंदियाँ लग रही हैं, वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आपको असल पिक्चर जो है, वो आप तक पहुँचाई जा सके। बहुत-बहुत शुक्रिया। आखिर में दुआ कि मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ। मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ। मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुर्दम बतोमाए खेशवा तूदानी हिसाबेकुम वेशरम इशराक सना को सोहेब मरगूब साहब के साथ इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।